बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल करे। आपका दिन अच्छा गुजरे। सो सुबह सुबह हम आ जाते हैं आपको गुड मॉर्निंग कहने और कुछ बेहतर बात, कुछ ऐसी चीज़ जिससे हमारी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी आ सके, कुछ फ़ायदा हो सके, वो कोशिश रहती है कि टॉपिक डिस्कस किए जाएं। एंड आज का प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ख़ास तौर पर साल में एक महीना, अक्टूबर का मंथ जो है, वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी अवेयरनेस दी जाती है, इसकी रोकथाम की बात की जाती है, इससे एहतियात कैसे की जाए इस पर बात की जाती है। लेकिन जिस चीज़ पर आप बात करने को तैयार नहीं होंगे, फिर उस पर एहतियात कैसी। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ अरसे से अब इस पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। लोग शहरों में, गांव देहातों में जाकर जो है इस हवाले से बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, जिसे छाती का सरतान भी कहा जाता है, इसके हवाले से दुनिया भर में यकीनन ये मर्ज़ मौजूद है, लेकिन एशिया में जो है वो इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं पाकिस्तान के आदाद व शुमार की बात करूँ तो कहते ये हैं कि हर साल तकरीबन, अच्छा ये ऐसा नंबर है जिसमें शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम होने में तो मुझे शक ही होगा, कि हर साल तकरीबन 90,000 ख़वातीन जो हैं वो छाती के कैंसर में मुब्तला होती हैं और उसमें से 40,000 ख़वातीन ऐसी हैं जो हलाक हो जाती हैं इस छाती के कैंसर की वजह से। अब इसकी वजह क्या है? जो बड़ी ख़ास वजह है, जिस पर बहुत बात करने की, जिस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, एनजीओज़ को भी, हुकूमती सतह पर भी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जितनी भी एनजीओज़ हैं, स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर पर काम कर रही हैं, वो बहुत हद तक जो है वो कोशिश करती हैं कि घर घर जाकर, डिफरेंट जो है शहरों गाँव में जाकर इस हवाले से जो है अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। डायग्नोसिस बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आया आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि सो कॉल्ड हमारे यहाँ कुछ कल्चरल नॉर्म्स इस तरह से हैं कि हम कुछ बातें करते हुए शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, घबराते हैं। लेकिन जहाँ ज़िंदगी का मामला हो, जहाँ एक ऐसी बीमारी का मामला हो जो जानलेवा भी हो सकती है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है, अगर सही वक्त पर इसकी तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। छाती के कैंसर का इलाज हो सकता है, लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि वक्त पर इसकी तशख़ीस हो जाए। और गाहे बगाहे जो है वो जितनी भी ख़वातीन, लड़कियां मुझे देख रही हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करती रहें। ये कैसे होगा? डेफ़िनेटली ये एक बड़ा सवाल है और आज एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे मैं ज़रूर जानूँगी कि वो इस हवाले से हमें आगाही दें कि किस तरह से आप सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें, वैसे तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन पर बात की जाती है कि जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। उनमें कुछ सीधा चीज़ें ऐसी हैं, अब वो ख़वातीन जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोग हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल कर रही होती हैं, स्मोकिंग अगर कोई कर रही हैं ख़ातून, या अल्कोहल ले रही हैं, तो ये भी कुछ वजूहात बनती हैं जिनकी वजह से आप ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो सकते हैं। और शायद कुछ ख़वातीन ऐसी भी हों जो इनमें से किसी भी चीज़ से वाबस्ता ना हो या ऐसा कुछ ना करती हों, लेकिन वो भी अल्लाह ना करे इसमें मुब्तला हो सकती हैं। ये मर्दों में भी होता है, लेकिन ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तादाद बहुत ज़्यादा है। कैसे ख़ुद को बचाया जा सकता है? और अगर ख़ानदान में ऐसी कोई, आपको पता है कि कोई ऐसा मर्ज़ मौजूद है, तो उस वक्त आपका लाइफ़स्टाइल क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। सो मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। आपसे मिलते हो एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको बीमारियों से, आफतों से, लेकिन अवेयरनेस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आप दूसरों को भी जो है वो बेहतर बात बता सकें, और ये सदका जारिया है। ब्रेस्ट कैंसर, छाती का सरतान, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। एंड जिस तरह भी मैं ब्रेक में जाने से पहले भी बात करी थी कि अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है कि इस पर बात की जाए। सो एक ऐसी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो माशाल्लाह से ख़ुद इस वक्त प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं एंड एक एनजीओ भी रन कर रही हैं, जिसकी कोशिश यही है कि ऐसी ख़वातीन जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाती हैं उनको एम्पावर किया जाए। और अभी कुछ इन्होंने मुझसे वाक़यात भी शेयर किए कि जब कोई ख़ातून इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला होती है तो उसको या तो डिवोर्स हो जाती है या उसे घर से निकाल दिया जाता है। सो ये भी बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि लोगों को कैसे डील करना है या बीमारी ठीक भी हो जाती है। सो इस पर बात करने के लिए ये प्रेसिडेंट हैं पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की, रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ज़ुबैदा काजी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहबा, क्योंकि आप एक तो आप ख़ुद डॉक्टर हैं, सो वो भी आप इस तरह के पेशेंट से भी आपका इंटरेक्शन रहता है, फिर माशाल्लाह से आप एक ट्रस्ट भी चला रही हैं। सो ऐसा क्या देखा आपने या क्या ज़रूरत महसूस की कि मैं लोगों के लिए काम तो कर रही हूँ लेकिन अब मैं अवेयरनेस का काम भी शुरू करूँ ट्रस्ट के ज़रिए? Sana, thank you so much for talking on such a sensitive issue. सेंसिटिव इस सेंस में बिकॉज ये जैसे आपने बात की कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो इसलिए कि हमारे यहाँ पे इस टॉपिक पे बात करना ही जो नो इट्स अ टैबू, इट्स अ स्टिग्मा कि आप इतने प्राइवेट पार्ट के बारे में हाउ कैन यू टॉक ऑन अ सोशल फोरम। तो सोशल फोरम पे इसीलिए बात करनी ज़रूरी है कि इसके नंबर्स जिस तरह आपने बताया कि इंसिडेंस इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, स्पेशली डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और अगर एक ऐसी डिज़ीज़ जो कि काबिल इलाज है, अर्ली पिक हो जाए, अर्ली डायग्नोस हो जाए तो कम्प्लीटली काबिल इलाज है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट इट। ऑल्दो कैंसर है जिसका नाम सुन के लोग जो है वो डर जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं। तो अगर एक ऐसा कैंसर जो कि काबिल इलाज है और उसको लोगों को ना पता होने की वजह से या उस पर बात ना करने की वजह से, उसको शर्म, झिझक, बहुत सारी चीज़ें लेकर सोसाइटी की वजह से अगर एक औरत मर जाती है तो इट्स अ ग्रीफ, बहुत ही दुख की बात है। और बीइंग अ डॉक्टर जब हम डे टू डे देख रहे हैं इस मिजरी को कि औरत एक ऐसे स्टेज पे आ रही है जहाँ पर वी आर हेल्पलेस कि हम उसको ठीक है कुछ तो केटर करेंगे बट उस तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे जिस तरह के उसको होना चाहिए अगर वो जल्दी आ जाती। तो ऑल्दो कि हमारी पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है टू द कम्युनिटी जहाँ जो जो अफोर्ड नहीं कर सकती, ये जो है वो इतनी ज़्यादा उनको और होना चाहिए। और तो इसलिए जो है वो ज़रूरत है कि इंडिविजुअल बेसिस पे भी जो जिस तरह से अपना पार्ट रोल प्ले कर सके वो ज़रूर करे। तो वहाँ से ज़रूरत महसूस हुई कि लोग ज़्यादा हैं। और अच्छा, शहरों में भी इस तरह के टैबूज़ हैं कि यहाँ पे भी जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग घबराते हैं, झिझकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे शहरों की बात करें या जो उनसे मुल्क का गाँव देहात है वहाँ पर तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन इस तरह के जो इदारे हैं, NGOs हैं, आप लोग अपनी टीम्स भेजते हैं वहाँ तक और फिर लोगों को अवेयरनेस देते हैं। बिकॉज़ वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये गैरत और ये इज़्ज़त और इन चीज़ों के मामले पर आकर इंसान कहता है ज़िंदगी चली जाए लेकिन इस पर मैं बात नहीं करूँगा। तो मुश्किल होती है इस हवाले से भी लोगों तक आगाही पहुँचाने में, बहुत मुश्किल होती है सना। और ये बात बिल्कुल इट्स ट्रू कि वाकई जान चली जाए लेकिन जो है इज़्ज़त पे हरफ नहीं आना चाहिए। ठीक है वो एक डिफरेंट मैनर में ले लें अलग है, लेकिन अगर एक सेहत है, एक बीमारी है जो कि एक नेचुरल सी चीज़ है जो कि मर्द को भी हो जाती है, विच यू सेड, जो हमारे यहाँ नहीं मानते लोग, तो अगर बीमारी को लेके आप इज़्ज़त पे हरफ लाने की बात करेंगे तो इट्स नॉट फेयर प्रॉब्ली विद दैट फीमेल। तो बहुत मुश्किल होती है। ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर यू कैन नॉट टॉक टू फीमेल एट ऑल। अच्छा जी, आपको अलाउ ही नहीं करते। अगर उस औरत की बीमारी के लिए बात करना है तो आप उसके मर्द से बात करें। तो वो मर्द बात कर लेगा, उस औरत से पूछ के आपको इंटरप्रेटर बन जाएगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन आप उस औरत से बात ना करें। मतलब ये माइंडसेट है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है।
और इसको समहाउ ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली, और उसमें एनजीओज भी और गवर्नमेंट का भी बड़ा अहम किरदार है कि वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और इस तरह की ख़वातीन टीम्स बनाएं, या इस तरह की जो एनजीओज हैं उनको सपोर्ट करें, और गवर्नमेंट की जो कैंपेन्स होती हैं उसमें मिलकर जब आप काम करते हैं तो एक अच्छे कॉज में डेफिनेटली आपको कामयाबी होती है। अच्छी बात की सना कि एक कॉज है, अच्छा कॉज है, तो एवरीवन शुड उसको मिल के करें, बजाय इसके हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा इशू है कि हम कर रहे हैं तो हम आप अपना नाम ले जाए, नाम नो मैटर, मगर जो कर रहा है उसको करने दें। गवर्नमेंट सेटअप्स जो BHUs की आप बात कर रही हैं, जिसको अगर हम स्ट्रेंथन कर दें तो उससे अच्छी कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि वो पहला कम्युनिटी कांटेक्ट होता है स्पेशल लोगों के लिए जो और फिर ये बड़े हॉस्पिटल्स पे इतना लोड भी नहीं आता, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते ना, उनकी तो रीच ही नहीं है। वो बेचारे तो वो CGP के पास जाएंगे जो वहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि मोस्टली बैठा हुआ भी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, वहाँ पर कुछ और ही चल रहा होता है। खैर, अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस तरह जब हम बात करें कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लोगों को आगाही दे रहे हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो चीज़ जो आप घर घर जाके करें, बिकॉज स्क्रीन डिफरेंट लोग देख रहे होते हैं। ये जो छाती का सरतान है ये क्यों होता है, इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं, और क्या लाइफस्टाइल को मेंटेन करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसकी जैसे आपने शुरू में भी बात की थी, वजूहात हों उसकी वजह से भी होता है, रिस्क फैक्टर्स ना हो तो भी हो जाता है। अब रिस्क फैक्टर्स दो तरह के हैं, उसमें यह है कि जो नॉन मॉडिफाइबल यानी जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, बीइंग ऐसे आप फीमेल हैं, यू कैन डू इट, बीइंग अ फीमेल यू कैन हैव ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट आपकी बॉडी का पार्ट है तो आप कभी भी हो जाएगा। फिर एज है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाता है। 50 के बाद स्पेशली 50+ पे जो है वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। लेकिन यंग एज में भी हो सकता है। हमारे यहाँ जो अलमिया इस वक्त ये देखा जा रहा है, स्पेशली साउथ एशिया में, पाकिस्तान में, कि हम 35-40 मतलब उस एज में 35 से भी कम एज में भी देखा है खैर हमने। लेकिन वही वाली बात है कि हमारे डेटा की इतनी ज़्यादा कमी है कि वी कांट, तो हमारा जो असल प्रॉब्लम है वो यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर का आना है। इवन 18 में हमने 20 में उस एज में देखा है, तो बहुत ही अलार्मिंगली हद तक जो है वो हो रहा है। अब उसके रिस्क फैक्टर्स पे काम करने की हमें बहुत ज़रूरत है कि फैमिली में होता है, यानी फर्स्ट रिलेशन में माँ है, बेटी है, बहन है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। यानी माँ को अगर जिस एज पे है तो बेटी को 10 साल पहले से उसके टेक केयर करने की ज़रूरत है, इतना रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, फिर एक जीन्स का इसके अंदर एक जेनेटिक म्यूटेशन होती है, जिसपे हम आम फहम ज़बान में तो लोगों को इतना नहीं समझा सकते, लेकिन वो बहुत कम लोगों में होता है। अगर वो फैमिली से आ जाता है किसी के अंदर, तो वो बचपन से रिस्क पे होता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर आपकी फैमिली में है और आप रिस्क पर हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। ठीक है, आप शादी भी कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी भी परसू कर सकते हैं, क्योंकि साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, हर चीज़ ने बड़ी तरक्की की है। बट हेल्प योरसेल्फ, बात करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा। ये जो रिस्क फैक्टर हैं इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। छाती का सरतान, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ज़रूर समझिए कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, और जितनी भी ख़वातीन इस वक्त मुझे देख रही हैं, सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये याद रखिएगा कि ये मर्ज़ मर्दों में भी होता है, गो कि इसकी तादाद जो है वो कम है ख़वातीन से, लेकिन ऐसा है, ये सच है, इसको मान लीजिए। और इसमें बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ज़ुबैदा काजी मौजूद है, इनको वेलकम करते हैं। और इस वक्त एक और बहुत रेलिवेंट पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया है। प्रिंसिपल हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल सेंटर की, प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी डॉक्टर साहिबा से भी बात हो रही थी, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके फैक्टर्स पर बात करें कि ये क्यों होता है। जिस तरह भी कुछ फैक्टर्स का इन्होंने जिक्र किया, मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताएं कि हमारे लाइफस्टाइल में कहाँ गलती होती है। हम औरत हैं तो हम रिस्क पे हैं, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बताई थी, इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और कौन सी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करके हम रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं कि इस छाती के सरतान से ख़ुद को बचाया जा सके? जी, व्हाट आई फील कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी मज़हब में भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि रिलीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा रादर रिस्क फैक्टर, इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग करें, जैसे एटलीस्ट फॉर ईयर और सो मिनिमम भी,
सो इससे चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिर आपके सोशल नॉर्म्स जैसे एडिक्शन है, देयर कुछ चीज़ें हैं जो जेनेटिक्स है, उसको वी कैन नॉट चेंज। जैसे अगर फैमिली में है तो वो तो है, वो बिल्कुल, आप नहीं कर ऐसा ही सकते। बट यू अवॉइड एडिक्शन लाइक स्मोकिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्मोक कर रहे हो, इफ़ यू आर अ पैसिव स्मोकर एज वेल, क्योंकि पैसिव स्मोकर ज़्यादा इनहेल करता है। दिस ऑल्सो इंक्रीज अ रिस्क फैक्टर। किसी के अंदर अगर रिस्क फैक्टर है और वो अगर इस किस्म की एडिक्शन से एक्सपोजर में आएगा तो उसके रिस्क फैक्टर इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। राइट। मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर जो है वो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ज़्यादा है उसमें, मींस के फैमिली में माँ को था, दादी को था, फूफी को था, या फैमिली के मेल पार्टनर को किसी और किस्म का कैंसर था। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि किसी फीमेल में जा रहा हो सकता है किसी मेल को बड़ी आंत का कैंसर हो, अच्छा। या लंग्स का कैंसर हो, तो Right. हो सकता है कि इस फीमेल जो है उनकी मेंबर्स को ब्रेस्ट कैंसर हो। ओके। ये तो जो भी लोग इस रिस्क फैक्टर पे हैं उनको तो स्पेशली किसी भी तरह के रिस्क फैक्टर, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा, या फिर एडिक्शंस है, या फिर आप अर्ली मैरिजेस के बाद स्पेसिंग के जितना अगर आपने फैमिली कंप्लीट करनी है, डेफिनेटली मल्टी पैरिटी के साथ डायरेक्टली या ज़्यादा बच्चे होने से डायरेक्टली कांटेक्ट में तो नहीं है इसके साथ, मगर फिर भी जो लोग अपनी हर प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उनका रिस्क जो लोग नहीं करवाते, और जितनी ड्यूरेशन आप करवाएंगे ये भी काउंट करता है। अगर आप 6 मंथ करवाएंगे और अगर आपने 1.5 साल करवाया या 2 साल करवाया, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि आपके रिस्क कैसे कम हो। राइट। तो आप ये कह रही, एक तो ये बच्चे का हक है क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो सारी ज़िंदगी उसको सेहतमंद रखती है वो माँ के दूध से है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग है, इस पे आपने बड़ा ख़ास दीन भी कहता है, और अभी जिस तरह डॉक्टर साहबा कह रही हैं रिस्क कम हो जाता है। वज़न जिनका ज़्यादा होता है, या ये कहते हैं जिस तरह अभी डॉक्टर साहबा जिक्र कर रही थी कि एक सर्टन एज के बाद, मेनोपॉज के बाद ज़्यादा होता है, लेकिन अब यंग ख़वातीन में भी इसका रिस्क आ रहा है। यस डेफिनेटली, बल्कि इनफैक्ट प्रेगनेंसी में जो छाती का सरतान होता है, ना सिर्फ ये कॉमन है मगर ये ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा। और ये बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि वस्कुलरिटी या खून का दौरानिया ज़्यादा बड़ा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है क्योंकि ओवरऑल बॉडी चेंजेस आती हैं तो ये हम मिस कर जाते हैं। ठीक है। अगर हम एक नॉन प्रेग्नेंट या जो हमल के बगैर जो औरत होगी उसमें अगर थोड़ा जल्दी डायग्नोस करेंगे, इसमें हम लेट डायग्नोस करते हैं। राइट। वज़न का बढ़ना, जैसे अब मैंने कहा स्मोकिंग है या कोई भी चीज़ जो एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, जैसे हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, उसका एक्सपोजर को बढ़ाए। जैसे कोई कुछ फीमेल अनअपोज्ड या कुछ खास किस्म के हार्मोन्स ले रही हूँ किसी चीज़ में, उसके उनके रिस्क ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ जाते हैं। अच्छा, वो ख़वातीन जो थायराइड की मेडिसिन लेती हैं या टीन एज में एक्स्ट्रा फेशियल हेयर हो जाते हैं, लोग बच्चियों को टीन एज में ही हार्मोनल इश्यूज होते हैं तो उनको अक्सर इस तरह की चीज़ दी जाती है, तो ये भी आगे जाकर इसको प्रोन करती है। देखिए, जो टीनेज में आपने कहा कि जो फेशियल हेयर बढ़ रहे हैं या कोई हार्मोनल इशू है, प्रोबेबली पॉलिसिस्टिक ओवरी है, कोई भी ऐसी हार्मोनल इम्बैलेंस जो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाते हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये बड़ी एहतियात ज़रूरी है। जब भी आप ऐसी कोई चीज़ लें तो डेफिनेटली आपके फिजिशियन को पता होगा आपकी बॉडी के बारे में, और वो फिर आपको एहतियात भी बताएगा। जहाँ पर हम रिस्क फैक्टर की बात करें वहाँ पर सेल्फ एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ फील करेंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और ये एक पेनलेस डिजीज़ है जिसमें स्टार्ट में पेन नहीं होता, तो वो कैसे होगा सेल्फ एग्जामिनेशन, मैं आपसे जानूंगी। फिर डॉक्टर साहब से भी पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग शाजिया, हाउ आर यू? शाजिया, ओके, आई एम सना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी शाजिया जी, आप कैसी हैं? आप सॉरी, वो आपकी जो 2 डॉक्टर आई हैं, हाँ। उनको मुझे खराज अकीदत पेश करना था माशाल्लाह। कि उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा। हमारे पब्लिक में इतनी अवेयरनेस नहीं है ना। आप इतनी बहादुर खातून हैं, आपने जिंदगी में इतना कुछ देखा है, आप भी ये काम करें। नहीं, लेकिन शादी में एक छोटी सी बात करें, दोनों मैडम को बहुत मेरा खराज तहसीन है। एक छोटी सी बात ये करनी थी कि आजकल तो हमें कोरोना की वजह से दिमाग का कैंसर हो रहा है यार। एग्जैक्टली। बाद में आएगी, पहले तो दिमाग में इतना टेंशन दे दिया, सुबह कोरोना, शाम कोरोना, दोपहर कोरोना, रात कोरोना, नाश्ता खा रहे कोरोना, डांस कर रहे तो कोरोना, अल्लाह का नाम याद कर रहे हैं तो कोरोना। बहरहाल आपके लिए एक लाइन अर्ज करना चाहती हूँ जी प्लीज इरशाद। आपके हुस्न पर। उफ अल्लाह जी, कहिए। ठीक है, गौर से सुनिएगा जी जी प्लीज और इरशाद। कमेंट दीजिएगा। अभी मैं दूसरे कमरे में हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ये बोलिए। आपके लिए है, खास आपके लिए। जी जी कहिए।
अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। जब तक आप लोग मोहब्बत करते रहेंगे, देखते रहेंगे, मैं आती रहूँगी आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरी स्क्रीन आप लोगों की वजह से है एंड लिटरली यू मेड माय डे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा। सो ये भी हमारी फैमिली है ना, हम लाइव शो करते हैं तो एक ताल्लुक़ जुड़ जाता है और ये इतना खुश मुस्कुराते हुए आती हैं, लेकिन जब आप इनकी लाइफ के बारे में जानें तो ये इन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ डील किया है। जी डॉक्टर साहब बताइए कैसे एग्जामिनेशन सना, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन तो है, उससे पहले जो आप लाइफस्टाइल की बात कर रही थी कि ओबेसिटी का बहुत इम्पैक्ट देखा गया है। इस पे पेपर्स हैं, रिसर्चेस हैं कि जब जिस तरह ओवरी हार्मोन रिलीज करती है, बीइंग अ फीमेल हम क्यों ज़्यादा प्रोन है, बिकॉज वी हैव ओवरीज, मेल डजंट हैव ओवरीज, इसलिए उनके अंदर इंसिडेंस कम है क्योंकि वो हार्मोन रिलीज करती है। तो फैट जो हमारी बॉडी में है वो भी हार्मोन रिलीज करता है टू सम एक्सटेंट। तो वजन का कंट्रोल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा एक्सरसाइज का आपकी लाइफ में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका इम्पैक्ट देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर से वाकई रिस्क फैक्टर ये है और रिड्यूस करता है। तो ये चीज़ें दोनों हमारी फीमेल्स को अपने साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसके ऊपर इतना ख्याल नहीं करते। प्रिजर्वेटिव, पैकेट फूड्स, कलर फूड्स, दे आर ऑल लिंक्ड टूवर्ड्स डिजीजेस, तो उनको हम कोशिश करें कि ना करें। अब अर्ली डिटेक्शन कैसे की जाए ताकि जो है वो जल्द तशखीस और मुकम्मल इलाज हो। ठीक है, दिस इज़ द की टूवर्ड्स द ब्रेस्ट कैंसर। अर्ली डिटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट टूल जो स्क्रीनिंग होता है मेमोग्राफी होता है। लेकिन मेमोग्राफी यानी जो छाती का एक्सरे, ठीक है, वो उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। डॉक्टर आपको के आपके पास आप जाएंगे तो आपको बता देता है कि कौन मेमोग्राफी कराएगा कौन नहीं कराएगा। एज लिमिट्स एंड डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन उससे ज़्यादा सिंपल, उससे ज़्यादा आसान, जिससे बगैर ख़र्चा किए, बगैर ज़्यादा टाइम लगाए कि आप अपना शख्सी मुआयना हर लड़की प्यूबर्टी के बाद खुद से कैसे करें। ठीक है, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम सिर्फ 5-7 मिनट अपने आप को दें महीने में एक दफ़ा। जब आपकी साइकिल्स ख़त्म होते हैं उसके एक हफ्ते के बाद एक दफ़ा एग्जामिन करना है। जिनको मेनोपॉज हो गया वो महीने में किसी भी दिन अपना एग्जामिन करें। उसमें जो है वो कुछ चीज़ें हैं जल्दी जल्दी से देख सकते हैं कि साइज़ चेंज है, शेप चेंज है, कलर चेंज है, निपल का अंदर की तरफ धंसना है, कोई डिस्चार्ज आना है या किसी गांठ का महसूस होना है। ठीक है, सिर्फ गांठ को हम कहते हैं, लेकिन देयर लॉट ऑफ पीपल हु केम विदाउट दिस लंप। तो बहुत सारी अदर फैक्टर्स हैं कि उनको भी जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि कैंसर करें, तो डरना नहीं है, बट डू। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसी कोई भी चीज़ आप फील कर रही हैं जिनका जिक्र डॉक्टर साहबा ने किया, तो आप उस पर आपका डॉक्टर के पास जाकर डिस्कस करना, फिर वो डिसाइड करेगा कि आया ये एक्सरे होना है या नहीं। जी डॉक्टर साहबा, इसी बात को मैं आपसे भी चाहूँगी। जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड है आपका मैनुअल एग्जामिनेशन। जी, और बेस्ट टाइम है जस्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ, बिकॉज उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, जिसमें कोई लंप हो, कोई दूध हो, कोई चीज़ हो, तो वो ज़ाहिर हो जाएगी। रादर आई शुड एडवाइस कि आप जब भी शावर लेने जाते हैं तो आप अपने ब्रेस्ट को प्रॉपरली एग्जामिन करें। ठीक है, उसमें अगर कोई आपको फील होता है, कोई मास फील होता है, कोई गुठली फील होती है, या इवन निप्पल से डिस्चार्ज होता है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, मगर कुछ जो पेशेंट हैं जो रिस्क फैक्टर हैं, अगेन में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे फैमिली में किसी को कैंसर था, खुद प्रीडिस्पोज थे, खुद एक दफ़ा ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, या मेल पार्टनर किसी मेल फैमिली मेम्बर को है, उनमें सिर्फ मैनुअल एग्जामिनेशन विल नॉट गो। उनकी एक सर्टेन एज होगी जिसके बाद हमें छाती का एक्सरे करवाना ज़रूरी होगा। ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ ज़रूर बताइएगा कि अक्सर अंडर आर्म्स में भी लम्स बन जाते हैं, या आपको बॉडी में अपने, क्योंकि मैं ये सारी बात इसलिए कर रही हूँ ताकि एक अवेयरनेस लोग इस चीज़ को समझ सकें कि बात करनी है, क्योंकि ज़िंदगी का मामला है। तो क्या इसमें भी इंसान को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि अगर अंडर आर्म्स में या आपकी बॉडी के लेफ़्ट राइट पार्ट में कहीं इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो मैं एटलीस्ट जाकर डिस्कस ही कर लूँ कि ये आखिर क्या मसला है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगी कि कैंसर का नाम ही ऐसा है कि जब सिर्फ एक पहले नाम लिया जाता है तो पूरी फैमिली ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई।
हर दाना, हर हुदूद कैंसर नहीं होता, ठीक है, मगर आपने उसको एक्सक्लूड करना है। राइट, मगर इसके साथ ही एक छोटा सा दाना भी कैंसर बन सकता है, तो हमें ये भी तो याद रखना ये है। भी याद रखना चाहे है, आपको छाती में हो, चाहे आपको बगल में कभी भी कोई हुदूद महसूस हो, आपने फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ होगी, ठीक है, मगर हमें उस फ्यू % चांसेस को एक्सक्लूड करना है कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ी चीज़। सही। लेकिन उसके लिए आपको अपने बॉडी को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हम वो करते ही नहीं है। जब हम जिस तरह अभी डॉक्टर साहबा ने कहा, अभी डॉक्टर साहबा ने जिक्र किया कि आफ्टर लाइक एवरी मंथ आपने ये चीज़ करनी है, लेकिन इन्होंने जिस तरह किया कि आप जब भी शावर लें उसके बाद आप अपनी बॉडी को चेक करें ताकि आपको पता हो कि ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये जो चीज़ हो रही है ये तो मुझे पहले नहीं था, ये क्यों है ऐसा। तो ये आप जब खुद से थोड़ा खुद का ख्याल करें, खुद से दोस्ती करें, खुद को समझें, तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और जब आप सेहतमंद होंगे तो फिर आप जिनसे मोहब्बत करते हैं आप उनका भी ख्याल रख सकेंगे। तो आपका ठीक होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ना करे आपको फील होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हो और पता चलता है कि जी देयर इज़ सम लाइक कुछ प्रॉब्लम है, और उसके बाद आप उस एक्सरे की तरफ जाते हो। सो इसमें भी डिफरेंट स्टेजेस हैं इस कैंसर की। तो स्टार्ट में अगर डायग्नोसिस हो जाए, इसमें बायोप्सी की जाती है, ओके, और वो टेस्ट है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। अब बायोप्सी से ये फैलता भी नहीं है, ये भी क्लियर कर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो सेल्फ कंसेप्शंस हैं इसके बारे में, मिसकंसेप्शंस रादर, कि मेमोग्राफी नहीं करानी है। लोहा, मैंने भी बहुत, मुझे मुश्किल हुई थी समझने में कि लोहा लगेगा तो कैंसर फैल जाएगा। तो लोहा दो तरीके से लगता है, एक मैमोग्राम कराने से और एक बायोप्सी कराने से, ओके, और ये दोनों चीज़ें कराए बगैर कभी भी डायग्नोसिस नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि इससे ना तो कैंसर होगा ना फैलेगा, क्योंकि मैमोग्राफी की रेडिएशन बहुत सेफ होती हैं, और बायोप्सी से कतई जो है वो कैंसर फैलेगा नहीं। आपकी स्टेजिंग जब तक पता ही नहीं चलेगी, जब तक आपकी हिस्टोपैथोलॉजी लैब से नहीं हुई, और हो सकता है वो बिनाइन हो, बिनाइन हो सकता है, बिल्कुल। देयर सो मेनी थिंग्स जो हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाती हैं, फिर मेमो पे पता चल जाती हैं, अगर बहुत ज़रूरत है तो बायोप्सी कराई जाती है। ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस का पार्ट होती हैं कि अब आपको पता चल जाए क्या है कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है या नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा नॉन मैलिग्नेंट है, फॉलो अप पे रहना है, मैलिग्नेंट है ऑब्वियसली ट्रीटमेंट शुरू करनी है। ट्रीटमेंट का प्लान का पूरा एक सेटअप होता है कि एक ब्रेस्ट सर्जन होगा, ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, उसमें कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, ये सारी चीज़ें उसका एलिमेंट है। हर पेशेंट का अलग एक प्लान बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द जो भी उनकी टीम है जहाँ भी वो गए हैं। अब ये जब कैंसर एक तो पता चलता है डेथ वारंट है, दूसरा क्या होता है, क्यों हमारी फीमेल्स नहीं आती ट्रीटमेंट की तरफ या क्यों नहीं बताती कि छाती निकाल दी जाएगी, मेस्टेक्टमी हो जाएगी, ये एक इतना फियर फैक्टर है हमारी फीमेल्स का, क्योंकि इसकी वजह से उनकी डिसोसिएशन होती है, उनका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, इतना उनके ऊपर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हो जाता है कि वो मेस्टेक्टमी को आप उस वक्त बचा सकते हैं। यानी आप पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं करेंगे, अगर आप अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो आप पार्ट ऑफ ब्रेस्ट निकाल लेंगे, ट्यूमर का पार्ट निकालते हैं, ब्रेस्ट कंजर्व किया जा सकता है। इस तरह की ट्रीटमेंट है आजकल, इतनी अब तो सर्जरीज भी बहुत सारी हो गई हैं। जब से कीमो आई है तभी से हम कीमोथेरेपी के बाद इसको कहते हैं कि ये कंप्लीटली हम इसको सही कर देते हैं, सही कर सकते हैं, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी इन्होंने भी जिक्र किया कि एक पूरा प्लान है जिस पर आपको स्लोली ग्रेजुअली चलना होता है और आपका डॉक्टर तशखीस करता है कि क्या करना है। अच्छा, अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो फिर उसमें इस लेवल तक जाना ही नहीं पड़ता कि आपको ब्रेस्ट रिमूव कराना पड़े। क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं इस पर? देखिए, पहली बात है कि ब्रेस्ट रिमूवल पहले तो होता था कि ज़रा अर्ली स्टेज में भी ब्रेस्ट रिमूव कर दिया। अब ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरीज बहुत ईजी हैं, बहुत कॉमन है। इवन इफ द पेशेंट कैन अफोर्ड, वी कैन हैव अ सिलिकॉन ब्रेस्ट एज वेल, वी कैन इम्प्लांट एज वेल। वो एक अलग है, डेफिनेटली हर बंदा इतना अफोर्ड हमारी कम्युनिटी में नहीं करेगा, मगर उससे पहले भी अगर अर्ली स्टेज पे पेशेंट आए, हमने बायोप्सी की, और बिफोर बायोप्सी आपने जो भी टेस्टिंग की, बायोप्सी के बाद अगर कैंसर आता है उसकी डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ द बायोप्सी में किस तरह का कैंसर आया है। ठीक है। इसके अलावा उस ट्यूमर का साइज़ क्या है, ओके, आया पहले आप ऑपरेट करेंगे या पहले आप कीमो लगाएंगे। अच्छा, हम एक कहते हैं जी कीमो रिडक्शन सर्जरी, पहले हम कीमो लगा के उसके साइज़ को कम करते हैं। जब उसका साइज़ कम हो जाए इतना, उसके में चांसेस ऑफ ब्रेस्ट की कंजप्शन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी छाती ही निकले, मगर फिर मैं कहूँगी कि अगर वो इतना एडवांस है कि आपने कीमो भी लगाई, उसके बाद भी इतना रिड्यूस हुआ कि ज़िंदगी से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। True. तो दैट्स अ मेन फैक्टर। ठीक है, आप जिंदा हैं तो फिर सारी चीज़ें हैं।
ठीक है, ट्रीटमेंट तो right. करवानी है। ट्रीटमेंट तो करवानी। अच्छा, क्या ये लगने वाली बीमारी है, एक शख्स से दूसरे को लगती है? नहीं, ठीक है। तो आप उस शख्स के साथ एक इमोशनल इंटरेक्शन रख सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट Yes. क्योंकि फैमिली सपोर्ट जब तक नहीं होता ना तो उम्मीद ही नहीं मिलती ना जीने की। एग्जैक्टली, क्योंकि इस नाम से ही डर जाता है। है। वक्त बिल्कुल मेरे पास इस सेगमेंट का ख़त्म हो गया है। आई होप ये जो मेन चीज़ें थी जो डिस्कस करने की थी उनको आपने समझा होगा और आप इसको आगे भी लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपकी है, मैंने अपना काम कर दिया है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह आपकी एनजीओ काम करती रहे और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाती रहे। अच्छा जी, तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेक पर। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी सो जी आपके फेवरेट दी साहिर लोधी अपनी प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद होंगे। तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ, जिसके सब इस वक्त जो है वो दीवाने हो चुके हैं। मैं पर्सनली बहुत फ़ैन हूँ इनकी प्रोडक्ट्स की। अमोर इनकी प्रोडक्ट्स हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने फेवरेट दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम, आते रहा कीजिए। ओह थैंक यू फॉर श्योर। जीटीवी से रिश्ता है आपसे तो माशाल्लाह। डेफिनेटली। अच्छा, एंड स्टार्ट करेंगे हम सारी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और मैं ये सिर्फ कह नहीं रही, मेरे घर में खुद ये इस्तेमाल हो रही हैं। मैं, मेरा भाई, मेरी सिस्टर, एवरीबॉडी इज़ यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। सो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। कुछ चीज़ें जो न्यू भी हैं शायद के पास, वो भी वो आपको बताएंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं जीटीवी के प्लेटफॉर्म से। आपको सबसे अच्छी बात ये कि बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर होने जा रहा है शायद। इसके लिए मैं और मेरी टीम आपकी शुक्रगुजार हैं कि आप लोग अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बता दूं कि आज एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी लगती है, दैट्स दिस, ये आप देख सकते हैं, दैट इज इजिप्शियन गोल्ड। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने इसकी थोड़ी सी विस्कोसिटी कम की है और इसको थोड़ा सा, पहले वो मोरक्कन फार्मूला था, दिस इज इजिप्शियन फार्मूला। बिकॉज गोल्ड की जब बात आती है तो इजिप्ट ही जहन के अंदर आता है। Yes. और स्किन की बात आती है तो भी इजिप्ट ही जहन के अंदर आता है। तो एक बहुत बड़ी मलिका थी, उनका नाम नेफरेटिनी था, ये कहानी है उनकी, और वो अपनी स्किन के लिए गोल्ड को बहुत इस्तेमाल करती थी। तो हमने वही फार्मूला लिया है, इसमें मुख्तलिफ ऑयल्स हमने शामिल किए हैं और इसको एक नया हमने वो दिया। इसकी विस्कोसिटी हमने कम की है, ये ज़्यादा जल्दी जज्ब हो जाता है एंड इट्स रियली रियली इफेक्टिव, रियली इफेक्टिव। मतलब ये जो इजिप्शियन गोल्ड है, ये गोल्ड सीरम जो है, ये कमाल है, ये कमाल है। मतलब पहले अगर पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन दिस इज इवन बेटर। ये हमने उससे भी ज़्यादा बेहतर करके पेश किया है। तो व्हाट वी हैव डन इज कि अगर वैसे आप हमसे लेते हैं तो 5000, लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लेते हैं तो इट्स 1800। 1800 आपने कॉल करना है, अभी आपने कॉल करना है, नंबर आपके पास स्क्रीन पे होगा, इट्स फॉर 1800। और आप सिर्फ मेंशन कीजिए जी उठा पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है और आपको पता चल जाएगा। अभी आप कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको तो ये 5000 का है, 5000 का है, जो अभी इस वक्त कॉल करने पर आपको ओनली 1800 का मिल रहा है। तो आप इससे अच्छी और ऑफर आपको क्या मिल सकती है? सीरियसली, थैंक यू। एब्सोल्युटली। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, ये प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो इंसान यूज़ करता है और इसके बाद भूल जाता है, बिकॉज ये शायद उसके जहन में नहीं आती। बट ये वो ऑयल है जिसकी वजह से मैं अब चलने लगा हूँ, मैं अब चलता हूँ, फिरता हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ, इससे बेहतर पेन रिलीफ ऑयल आपको नहीं मिल सकता। बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, आप इसको अपने हाथ पे ले लें, ऐसे रब करेंगे तो हल्का सा आपको एहसास होगा कि आपका हाथ गर्म हो गया। जिस जगह भी आपको, अब फर्ज कीजिए घुटना है या शोल्डर्स है या कहीं है या पेन है, सर्दियों में पेन बहुत होता है, जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। आपने हल्के से 2 इस तरह से किए और इसके बाद उसको हल्का सा रब कर दिया, 5 मिनट के रब के बाद आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है, खुद ब खुद हीट जनरेट होती है। अच्छा, बहुत ज्यादा इसको मसाज नहीं करना है, ये अपना काम खुद करेगा, बस आपने स्प्रे करना है। 5 मिनट्स, स्प्रे तो नहीं है ये, इसके अंदर ऑयल निकलेगा। 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर अंदर पेन इज गॉन, completely gone, completely evaporated. राइट, तो ये आप अपने घर के बड़ों के लिए भी और अपने लिए भी मंगवा सकते हैं, बिकॉज सर्दियों में पुरानी चोटें हों, अल्लाह ना करे कभी फ्रैक्चर हुआ हो, सो ये आपको पेन रहते हैं, तो ये आप ज़रूर मंगवाइए। आजमाइश शर्त है, नंबर स्क्रीन पर हैं, ऑर्डर कीजिए और इंशाल्लाह जब आपको पसंद आएगा तो आप दोबारा ज़रूर ऑर्डर करेंगे। इसका प्राइस बता दीजिए। इसका 1200 प्राइस है। वैसे अगैन ये
ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, अगर आप लेने जाएं मार्केट के अंदर या अगर आप बाहर के ब्रांड्स का कोई भी लेते हैं तो वो दैट्स ओवर 5000 4000 6000 बिकॉज ये पेन रिलीफ होता है और इमीडिएट इंस्टेंट पेन रिलीफ है। तो हमारे पास ये 1200 का आप अभी कॉल कर सकते हैं, अभी ले Lovely. सकते हैं। ये आपके घर में होना, अमोर प्रो का आपके घर में होना बहुत जरूरी है, right. अच्छा, दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक एंड लव एंड दिस इज आवर गोल्ड क्रीम। और सना आपको तो पसंद है ही ये। बिल्कुल, और ये मेकअप ये ऑलमोस्ट आपको वो वाला मेकअप लुक दे देती है जो आपको फ्लॉलेस स्किन का चाहिए मैं आपको होता है। सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरा 30 सेकंड्स चैलेंज होता है जो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि और ये आप- 30 सेकंड से पहले ही पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है, एग्जैक्टली पूरा हो जाता है। देखें मैंने ये लिए मैंने ये लिया और मैंने यहाँ पर अपने हाथों पे लगा लिए, देख लीजिएगा, दोनों हाथ मेरे देख लीजिएगा। ठीक और है। इस पे मैं रब करना शुरू करता हूँ एंड यू विल नो कि कितनी जल्दी ये खत्म हो जाता है। ये 30 सेकंड्स के अंदर अंदर ही आपको, अब तो खैर मैंने यहाँ भी लगा लिया तो आपको बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, बट यहाँ मैंने बहुत कम लिया था, यहाँ मैंने ज्यादा लिया है। Right. और आपको और ये difference बड़ा जो है, इंस्टेंट जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में। आराम से ये देखिए, राइट। ये इंस्टेंट डिफरेंस है आपका, इंस्टेंट डिफरेंस है। ये देखिए, ये जो मेरी घड़ी वाला हाथ है इस पे लगाया हुआ इंस्टेंट डिफरेंस है। राइट। अच्छा, और ये ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद सिर्फ रिजल्ट आ जाएगा, ये आपके स्किन को हील भी करेगा और ये स्लोली देखिए। ग्रेजुअली आपके स्किन का आपको नजर आ रहा कलर। है ना? यस डेफिनेटली, मुझे तो उसके रिजल्ट्स का अंदाजा मजे की बात ये अपने यहाँ से यहाँ तक बहुत थोड़ा लगता है, मैंने ज्यादा लगाया, बहुत थोड़ा लगता है। और मजे की बात ये परमानेंटली आपकी स्किन को बेहतर करता रहता है। आपको ब्राइटनेस देता है, फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है, वनीला की फ्रेग्रेंस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्राइट करता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन के पोर्स हैं उनको टाइट कर देता है, आपको रिंकल फ्री भी करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप लगाते ही इंस्टेंटली आपका कलर जो है वो बेहतर हो वो बेहतर हो जाता है, आप फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, पोर्स टाइट करने की या स्किन टाइट करने की बात आई तो साहिर के पास बेहतरीन स्क्रब्स हैं एंड मास्क हैं डिफरेंट, जिनको आप एंजॉय करते हैं। होता है अच्छा, ना, आप ये मैं इस्तेमाल बोर हो करी या नहीं गई, करी? मैं ये बिल्कुल यूज कर रही हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी इट बताया इज था। अमेजिंग। ये राइस स्क्रब है और ये मेरा बहुत फेवरेट है बिकॉज मुझे ऐसे और लगता इसको है बहुत ज्यादा मसाज की भी No, जरूरत no, नहीं no, है, no. जस्ट अ मिनट जस्ट गेम। दैट्स इट। और हफ्ते में आपने 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। जब आप शावर ले रहे हैं या अपना मुंह धो रहे हैं तो आपने 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, सिर्फ 2 मरतबा आपने वॉश करना है पूरे हफ्ते के अंदर। और इसके बाद आप इसके साथ साथ ये राइस सीरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस राइस सीरम इज अमेजिंग। मतलब ये आप स्क्रब के साथ, हमारे स्क्रब के साथ आप ये राइस सीरम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दिस इज अमेजिंग। ये आप अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रात को आपने क्रीम लगा ली, सुबह उठ के आपने स्क्रब कर लिया और आपने राइस सीरम के साथ इस्तेमाल किया, इट्स रियली रियली ओके, तो ये राइस सीरम जो है ये आप इसको आपने यूज़ करना है आप डे में। अच्छा, नॉर्मली लोगों का होता है कि सीरम्स लगा के आप डे लाइट में जा सकते हैं या नहीं, तो आप यूजुअली इसको वेयर कर सकते हैं डे लाइट, कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं है इस इसका। सीरम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। जो हमारी नाइट क्रीम है या गोल्ड क्रीम है, जो प्लैटिनम गोल्ड की बात है, मैं कोशिश आप ये कीजिए कि कम से कम 20 से 25 मिनट तक सनलाइट में ना जाए या फिर रात को लगा लें। रात को लगा के क्योंकि आपकी स्किन को ब्रीदिंग का चांस मिल जाएगा एंड इट्स गोइंग टू बी रियली रियली गुड, राइट, बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा साहिर, अपनी बीबी क्रीम भी बताइए बिकॉज इसके ये आप रिजल्ट्स बताइए भी बहुत मुझे, अच्छे मैं हैं। आपको गारंटी कहता हूँ कि ये किसी भी दुनिया की, अच्छा ये आपने बहुत ज्यादा हाँ, निकाल ये मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई थॉट कि मैं सबको बताऊं कि सिंगल पंप लेना है, लेकिन इसका सिंगल पंप भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो आपने इस तरह से लेकर अपनी स्किन पर जस्ट डॉट डॉट लगा लें, ये आपको देख रहे होंगे और आप अब देखें अभी से, दिस इज़ सो नाइस। और बस आपने फिंगर से इसको आपकी स्किन इतनी स्मूथ हो जाएगी इस बीबी क्रीम से। लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक एट द डिफरेंस। आपकी कवरेज देखिए, ये देखिए आप, ये मेरा हाथ है, और ये शर्मिंदगी के साथ instant मैं है, दिखा रही हूँ आपको, और ये और ये instant है। इंस्टेंट है। मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है, ना मैंने कुछ किया है, बस मैंने हल्की फिंगर से, सॉफ्ट हैंड से मैंने इसको अप्लाई कर दिया फील है। कैसी है मुझे बताइए। बहुत अच्छी फील है, वेरी नाइस। You go back about 10 years, 10 साल आप पीछे चले जाते हैं लगाते ही, it gives you so much coverage। आप अपना वो हाथ देखिए, वो हाथ देखिए, एग्जैक्टली और इसका केकी लुक नहीं है, आप इसको लगा के इजीली, वरना नॉर्मली थोड़ी देर बाद जो है वो बेस फटने लग जाती है, ये कंप्लेन होती है, बट इसकी लास्टिंग भी अच्छी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये आपको बहुत, अगर आप उतारेंगे तो ये उतरेगी 24 घंटे तक तो कहीं भी नहीं जा रही, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स इजी टू क्लीन। मैं रिकमेंड करता हूँ तमाम लोगों को कि एक बार वो हमारा ये जो एलो सीरम है ये जरूर ट्राई करें। दिस इज हेवन, लिटरली दिस इज हेवन। व्हेन आई से दिस हेवन डज नॉट मीन दिस इज फ्रॉम हेवन और हेवन, इसका मतलब ये कि बहुत कमाल है, ये बहुत कमाल है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए, ये आपकी स्किन को लिफ्ट भी देता है, टाइट भी करता है, ऑर्गेनिक एलोवेरा शामिल है और इसके इसको अंदर। यूज़ कैसे करना है? बहुत सिंपल है, इसके 2 या 4 आप इस तरह से करके निकालें, अपने चेहरे पे यहाँ से यहाँ तक लगालें, फिर उसके बाद मैजिक देखिए कि लोग आपसे कहते क्या हैं। ओके, इसको नाइट में यूज़ करना है या डे में? कभी भी किसी भी वक्त time इस्तेमाल use करें कर आप। ये एलोवेरा है, इसको आप किसी भी वक्त इस्तेमाल करें
100% ऑर्गेनिक एलोवेरा, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। पीपल आर गोइंग टू आस्क यू कि आपने क्या किया अपने चेहरे के साथ। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आप जरूर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। वैसे अगर आप ये लेते हैं तो दिस इज फॉर 3000, लेकिन अगर हमसे लेते हैं, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से लेते हैं, तो दिस इज फॉर 1500। उनसे कहिएगा कि मुझे ऑर्गेनिक एलोवेरा या एलो चाहिए, एलो चाहिए, ठीक है। और GTV के प्लेटफॉर्म से मैं आपको कॉल कर रही हूँ, ओनली फॉर GTV, ओनली फॉर GTV। ये देखें, इससे अच्छी ऑफर आपको नहीं मिल सकती। तो नंबर्स मौजूद हैं, कॉल कीजिए। अच्छा, बिकॉज विंटर्स हैं एंड आई नो कि बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बालों के मसले बहुत ज़्यादा हैं, तो साहिर की बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। हेयर लॉस हो, गंजपन हो, बालचर हो, साहिर प्लीज़ बताइए। मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे बड़ी बात ये, जब हमने शुरू किया था तो ये हमारा प्राइम शैम्पू था। ओके। और अब भी आज भी हमारा प्राइम शैम्पू है। ये शैम्पू करता क्या है, ये हमारा जो अमोर का शैम्पू है, ये आपके बालों को गिरने से रोकता है, आपके बालों को घना करता है, आपकी रीग्रोथ बहुत ज़्यादा करता है और साफ करता है। कमाल शैम्पू, ये बेहतरीन शैम्पू है। पहले दिन के इस्तेमाल के बाद से आपके बाल बढ़ना भी शुरू हो जाते हैं, गिरना बंद भी हो जाते हैं और आपकी लुक भी बहुत घनी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद मुझे लोगों ने कहा कि साहिर भाई कुछ ऐसा कीजिए कि डीप क्लेंजिंग भी आए, स्कैल्प प्रॉपर्ली साफ हो जाए। तो उसमें हमने फिर अमोर ब्लू जो था उसको निकाला। अच्छा, आपको पता होगा जिनको डैंड्रफ है उनके लिए अमोर ब्लू इज बेस्ट ना, क्योंकि प्रॉपर अच्छा, ये भी एंटी डैंड्रफ है, ये भी, बट अमोर ब्लू इज अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, एंड कलर ट्रीटेड हेयर के लिए भी ये दोनों यूज कर सकते हैं। बोथ ऑफ देम कलर ट्रीटेड, तो आप दोनों, सेंसिटिव बालों के लिए तो दोनों शैम्पूज हैं। राइट। अच्छा, जब अमोर ब्लू हमने निकाला तो लोगों ने कहा कि क्या ये बालों को थिकनेस देगा? मैंने कहा हाँ देगा। तो ये यकीन नहीं आता था कि डीप क्लेंजिंग शैम्पू नॉर्मली थिकनेस नहीं देता, लेकिन न सिर्फ ये बालों को गिरने से रोकता है बल्कि ये आपको थिकनेस भी देता है, एंटी डैंड्रफ भी है ये। तो इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। 2 दिन आप इसे इस्तेमाल करें, 5 दिन आप इसे इस्तेमाल करें, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, फिर उसके बाद हमसे लोगों ने कहा कि साहब भाई ये बॉटल्स जल्दी खत्म हो जाती हैं, अब क्या करें? ये 1200 की एक बॉटल है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें शामिल हैं उसमें ये बालों को गिरने से रोकता है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपके फैमिली का हर मेंबर इसे यूज कर सकता है, वरना ये होता है कि जी इसके कलर ट्रीटेड हैं, इसके बाल गिरे हैं, तो अलग अलग शैम्पूज की जरूरत होती है। तो दिस इज वन बॉटल जो आपकी पूरी फैमिली यूज कर सकती है। उसके बाद हमने इसका फैमिली पैक जो है वो निकाल दिया। ओके, लवली। अब ये आपकी पूरी फैमिली इस्तेमाल कर सकती है। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन अगर आप आज हमसे लेंगे तो ये 2400 की बॉटल 1800 की है। ओके, नाइस। 24 और ये 1800 और ये फैमिली पैक है, आराम से एक मंथ आराम से आपका ये 1.5 महीना 2 महीना नहीं। अच्छा, ये इस्तेमाल बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो याद रखिएगा। और ये तो आप करते ही हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल है। तो अगर आप ये दोनों शैम्पू ले लेते हैं, इट्स अमेजिंग फॉर ऑल योर। और इसका प्राइस 1800 ईच। 1800 ईच है, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा कमाल है जी। वो लोग जिनके बाल गिरते हैं और बहुत ज्यादा गिरते हैं, माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस है जिनका, तो वो ये अमोर का जो सिल्क हेयर ऑयल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अमोर सिल्क हेयर ऑयल, उनको कहिए अमोर सिल्क दे दें तो वो आपको दे देंगे। वो इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें और ये हफ्ते में 3 बार आपको लगाना है। इसके क्या प्राइस है? इसके 1200 और ये शैम्पू 1800 का है, तो 3000 का आपको ये कंप्लीट हेयर सोल्यूशन है, जिसमें फैमिली पैक आपके पास शैम्पू है। और ये बॉटल भी काफी अच्छी, ऑलमोस्ट आप 2 महीने यूज कर सकते हैं। नहीं, 3 to 4 months। 3 to 4 months आपको हफ्ते में 3 बार लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। और 40 में दैट्स इट, रूट्स ही में लगता है ऑयल। ऑयल कभी बालों में नहीं लगता, रूट्स के अंदर लगता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ जो हमारी पहचान है और मेरे ख्याल में उससे बेहतर चीज कोई भी नहीं है, वो ये हेयर सीरम है। ओके, ये 7 ड्रॉप्स आपको इस्तेमाल करने हैं। इसकी पैकिंग ही बताती है कि ये कुछ खास है। गोल्ड से मैं ऑब्सेस्ड हूँ। ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 आपको ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं और ये आपके गंजपन का इलाज है। आपका अगर हेयर लॉस हो रहा है और दुनिया की किसी चीज से नहीं रुक रहा, किसी भी चीज से नहीं रुक रहा, आप यहाँ से गंजे हो चुके हैं, यहाँ पर आपके बाल नहीं है, या हो आप खवातीन के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके बालों की बहुत थिनिंग बहुत ज्यादा हो गई है और आपके बाल इस तरह से खवातीन के फ्रंट से यहाँ से साइड से प्रॉब्लम हो जाता है, आप ये लगा सकते हैं। वैसे तो ये सिल्क अमोर ऑयल जो है ये भी काम करेगा और हमारा शैम्पू तो वैसे ही काम करता है, लेकिन आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ अगर लगाते हैं या इसको अलोन भी अगर लगाते हैं तो इट्स अनबिलीवेबल। इसी की प्राइस जो है, अगर आप बाहर जाते हैं और मार्केट से अगर किसी के आईब्रो का या शेव का प्रॉब्लम है, बियर्ड का प्रॉब्लम है, 100% ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है, कॉम्बिनेशन ऑयल के साथ है ये, 100% ऑर्गेनिक है। और सबसे बड़ी बात ये, एक हफ्ते में हल्का हल्का रुआं आने लगता है
और 15 दिन में उससे ज्यादा आता है। लेकिन देखिए कोई शख्स जो आपको ये कहेगा एक दिन में नहीं होता ये, आपको सही रिजल्ट्स मिलते हैं 6 से 8 वीक के अंदर। ठीक है। और ये एक बॉटल काफी होती है। राइट, बहुत लेकिन आप आराम जब से। लगाया आईब्रो पे तो कोशिश कीजिएगा कि आई में ना ये जाए, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। बट आप आईब्रो पे भी रात में यूज करके बिल्कुल, और आईब्रो पे आपने एक ही कतरा लगाना, एक 1 ड्रॉप 7 ड्रॉप्स नहीं लगाने। Yes. 7 ड्रॉप्स मैं पूरी स्कैल्प के लिए और खवातीन के बालों के लिए बोल रहा हूँ। मर्दों के लिए तो 3-4 कतरे भी बहुत काफी हैं। जिस जगह आपने लगाना है आपने उस जगह मसाज कर देना और उसने आपने उसको छोड़ देना, ठीक है। लेकिन लगाना डेली है। डेली अच्छा देखिए, बाहर जो चीजें मिलती हैं जिनसे अच्छा, बाल, अगर कोई ये यूज करे तो आप उनको कौन सा शैम्पू रेकमेंड करेंगे? दोनों में से कोई भी दोनों में इस्तेमाल से कर कोई सकते भी हैं। यूज कर आप ब्लू ले लें या नॉर्मल ले लें, दोनों में से कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर लें, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay. लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर लॉस है तो शैम्पू के साथ इसको जरूर इस्तेमाल करें। ओके, और जब इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर ये वाला जो ऑयल है इसको फिर आप अपनी रूटीन में यूज Continue करते हुए लगाते आप रहें। कर सकते हैं। बिकॉज अच्छा वैसे ये जब हो जाएगा ना तो फिर आपके बाल गिरेंगे नहीं। ओके, 2.5 महीने के बाद इट विल मेक श्योर कि आपके बाल हमेशा के लिए आएं। नॉर्मली सायर होता ये है कि प्रोडक्ट्स यूज करते रहो तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाता देखिए है। फिर फायदा नहीं है ना। फायदा नहीं है, फायदा right. बिकॉज ये ऑर्गेनिक है। देखिए अगर आपको अगर आपने हमारी प्रोडक्ट्स यूज करनी है तो ये सारी उम्र के लिए अगर आपको यूज करना है तो फिर इस प्रोडक्ट में कुछ नहीं है। फिर इसके इंग्रेडिएंट ऐसा होगा जो आप लगाते रहेंगे तो रहेंगे, नहीं लगाएंगे तो नहीं। ये तो आपका सोल्यूशन है। राइट, हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग इस तरह से सोच रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए मैंने 15-18 साल अपने बालों को महफूज रखने के लिए सब कुछ किया है। एक गोली खाता रहा प्रोपेशिया की 15 साल, फिर मिनॉक्सिडिल लगाता रहा 15 साल, 18 साल मैंने लगाई मिनॉक्सिडिल। फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं कुछ ऐसी चीज लाऊं जो परमानेंट। राइट, तो वो लोग जो पीआरपी कराने का सोच रहे हैं या हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं, इट्स योर चॉइस। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार जरूर try कहूंगी करके कि एक बार ट्राई करके देख लें। एंड जीटीवी के प्लेटफॉर्म से तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। साइज का प्राइस है 5000, लेकिन अगर जीटीवी वाले कॉल करते हैं, जीटीवी के प्लेटफॉर्म से कॉल करते हैं तो 1800। ओके, Again. कितना अच्छा देखिए मैंने discount। मार्जिन्स नहीं रखे हैं प्रॉफिट्स के, बहुत थोड़े मार्जिन्स हैं। बट मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट, और यही वजह है कि अमोर बहुत तेजी से ग्रो किया। माशाल्लाह। तमाम लोग इसको इस्तेमाल करें, मुझे बताएं, अपना फीडबैक दें कि हम, और अगर कहीं हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो हम इम्प्रूव भी करेंगे। Definitely. हमारे पास 2 डॉक्टर्स ऑन बोर्ड होते हैं जो आपकी कंसल्टेंसी करते हैं वहीं पर। आप अभी कॉल करें, आपकी डॉक्टर से बात हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे जो कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपका फ़ोन सुनते हैं, वो इतने तरबियत याफ्ता होते हैं, इतने ट्रेंड होते हैं दैट वो आपके प्रॉब्लम को समझ के आपको कॉल करते हैं। हम रिस्पॉन्स में बहुत अच्छे हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं morebeauty.com पे अगर जाते हैं तो हम आपको रिस्पॉन्ड करते हैं विदिन अ मिनट, विदिन 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर हम आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू गेट दिस बिकॉज दिस इज अमेजिंग। लवली। सो चाहे आपको वज़न कम करना है, आपको दर्द में सुकून चाहिए, आपके बालों का मसला है या आपकी स्किन का इशू है, तमाम तरह आपकी सेहत से लेके आपकी खूबसूरती के राज अमोर में छुपे हुए हैं। आप कॉल कीजिए। इन केस जिस तरह कोई चीज़ अगर प्रोग्राम में रह भी गई हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल करेंगे तो आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर लीजिएगा। वो आपको बता देंगे कि ये प्रोडक्ट जो है इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जीटीवी के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो ज़रूर जब तक आजमाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि अमोर बेस्ट प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी तरह काम करते रहें। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक और मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सो प्रोग्राम के इस सेगमेंट में कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। मल्टीपल इश्यूज़ हैं आप लोगों के और उस पर हर्बल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, कौन सी रेमेडीज़ हो सकती हैं, ये आपको बताएंगे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एंड ये मॉर्निंग शो की बरादरी है। शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शाह साहब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ। आप ठीक वेलकम हैं? करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। एंड शाह साहब आज मल्टीपल रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, रेमेडीज़ लेकर आए हैं, जिसमें फ़ैट बर्नर ऑयल है, इसके साथ साथ शुगर का है एंड कुछ और भी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपकी कॉल्स। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर शाह साहब रेमेडीज़ भी बताएंगे और जो आपके सवाल होंगे वो भी मैं शाह साहब से पूछूंगी। तो शाह साहब, अभी हम आज प्रोग्राम के स्टार्ट में जो कैंसर है ब्रेस्ट
ब्रेस्ट कैंसर, उस पर बात कर रहे थे, तो उसमें भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आई कि जिनका वज़न ज़्यादा होता है, डाइट का आपने ख्याल रखना है, एक्सरसाइज ज़रूरी करनी है, हार्मोन के इश्यूज़ का प्रॉब्लम होता है। तो शायद साहब इस हवाले से आप भी कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखें, एहतियात अफसोस से बेहतर है। जी, आप true. अपनी कॉम्प्लिकेशंस को नोट किया करें कि आपकी बॉडी में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। वेट गेन हो रहा होता है, इसमें ये होता है कि हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात यहाँ चेस्ट पेन वगैरह महसूस होता है, और पेन के साथ फीवर भी महसूस हो रहा होता है। तो फौरी तौर पे अपने गायनी के डॉक्टर को ज़रूर दिखाया करें, ठीक है। ताकि आपका चेकअप हो जाए, बर वक्त तशखीस हो सके कि क्या है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इतना लेट कर देते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो लास्ट स्टेज पे चली जाती है, Right. जो नुकसान का सबब बनती सो है। आज शाह साहब आपको फैट बर्नर ऑयल बता रहे हैं, और ये आप ओवरऑल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल बॉडी पे, पेट, ठीक है। हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी को कम करने के लिए, और बॉडी की जो लटकाव होता है ये यानी लूज स्किन हो जाती है, ये इसको वापस अपनी जगह पे ले आती है, यानी स्किन टाइटिंग भी होगी और ठीक है। वेट भी कम होगा। ओके। तो इसका बहुत मुख्तसर नुस्खा है, आप अपने घर पे बनाइए, और इसमें टोटली 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है। जो सबसे पहली चीज़ है, ये रोगन चित्रक है। रोगने क्या? चित्रक। चित्रक क्या होता चित्रक है? एक लकड़ी होती है। अच्छा, जी हाँ, ये उसका ऑयल होता है। ऑयल है। इसका वजन आपने लेना रोगने है चित्रक। चित्रक। पूरी जो टंग है, जबान है, रोल हो जाती है इसमें। चित्रक। रोगने चित्रक। हाँ, चित्रक। ठीक है, याद ये- रखें, नोट कर लें, लिख लें, नहीं तो प्रोग्राम अपलोड होगा, वहाँ देख सकते हैं। शाह साहब ये कितना है? रोगन चित्रक 30 ml, 30 30 ml, ml रोगने चित्रक। आज यानी तो 30 ग्राम। ठीक है। खाने वाले 3 बड़े चम्मच। और ये है रोगने। जरावंद। शाह साहब ये क्या बात हुई है? इतनी रोगने मुश्किल जरावंद। रोगने जरावंद। जी हाँ। ओके, ये भी एक बूटी होती है जो गोल गोल पीसेस होते हैं ठीक है। इसके। इसका ये उसका आपको oil होता है। पंसारी से मिल पंसारी से जाएगा। मिल जाता है। आपके एरिया में भी कोई दुकान होगी, वरना सदर में भी बहुत सारी दुकानें हैं ऐसी। रोगन जरावंद। ये जरावंद। भी 30 ml यानी 30 ग्राम। और ये है रोगने एलोवेरा। एलोवेरा। हाँ, एलोवेरा ऑयल। और ये ज्यादा है, ये ऑयल लेना 30 है। इसका वजन जो लेना है आपने 120 ml लेना है, 120 ml। यानी आधा पाव। ठीक है। सो रोगने एलोवेरा चत्रक ऑयल। 30 ml, रोगने जरावन 30 ml और 120 ml एलोवेरा। पिछली एलोवेरा बार एक ऑयल। कॉलर थे और उन्होंने ये कहा था कि आप रेमेडीज आराम आराम से और 2-2 बार रिपीट कर दिया करें, इसलिए मैंने बाकायदा तौर पर रिपीट किया। आई होप आपने नोट कर ली होगी। इसको मिक्स करके शाह इसे साहब, मिक्स करके 1 घंटा धूप में रख लें। ठीक है। फिर उसके बाद धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है 15 मिनट, और 15 मिनट रुक जाना है, और फिर वॉश कर लें, नहा लें। Right. इसी तरीके से या तो रात को आप लगा लें और सुबह धो लें, ठीक ऐसा है। भी कर सकते हैं। एक टाइम रोज़ाना करना है, 1 महीना यूज़ करें। आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं, आपकी बॉडी कितनी टाइट होती है, ये लटकी हुई बॉडी को भी अपनी जगह पे ले आता है। ठीक है। तो ये जो फैट बर्निंग ऑयल है, ट्रस्ट मी, ये बहुत महंगे मिलते हैं। आप अगर इसको ख़रीदते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, तो ये बहुत महंगे होते हैं, लेकिन आप ये खुद बना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि शायद सब ऐसा भी है कि इसको लगाने के बाद थोड़ी हीट सी फील होगी, क्योंकि किसी किसी को फील होती किसी- है, ओके। लेकिन ये है कि ये स्किन को टाइट करती है, राइट, लिफ्ट तो करती वो है। आफ्टर प्रेगनेंसी भी बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, टमी थाइस का, तो आप उसमें अच्छा, इसको बालों इजीली की यूज कर डबल चिन होती है, ये इसको भी कम करती है। ओके। और इसको लगा के थोड़ा मसाज नीचे से करना ऊपर है, की नीचे तरफ से ऊपर मसाज की तरफ करना है। आपने मसाज करना है। ओके, नेक्स्ट रेमेडी नेक्स्ट क्या है? रेमेडी ये है कि जिस तरीके से अभी हम कुछ देर पहले आप कैंसर की बात कर रहे थे, तो बॉडी में गुठलियां बनती हैं। जी, ये गुठलियां, आप कभी भी किसी भी किस्म की गुठलियां बॉडी पे निकल रही हो, आप इसको इजी ना लिया करें। आप इसे पहले टेस्ट करवाएं कि आया ये नुकसानदेह है या गैर नुकसानदेह। इसमें टीबी की भी गुठलियां होती हैं, इसमें इन्फेक्शन की भी गुठलियां होती हैं, कैंसर की भी होती हैं, और फालतू चर्बी भी होती हैं। ठीक है। तो और बार बार इन गुठलियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, उससे आप बढ़ती जितना है? हाथ लगाएंगे ये उतना बढ़ेंगी। सीरियसली ऐसा Seriously? है शायद? हाँ, मैं हाँ। तो सुना था ऐसे ही बोलते हैं लोग। नहीं, इसको हाथ अच्छा, ना कुछ लगाएं। लोगों को पूरे जिस्म पे होती हैं, लेकिन वो मैं- नुकसानदेह नहीं होती हैं बात अच्छा, ज्यादातर। लेकिन उनको तकलीफ बहुत रहती बास है को उसकी पेन वजह होती है, से। वो जो वेन्स के ऊपर निकलती हैं वो पेन करती वो हैं। पेन करती हैं, Yeah. राइट। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर नुकसानदेह हो तो उससे बिल्कुल कोई रेमेडी यूज ना करें, उसे डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, थायराइड के पेशेंट में ये चीज़ ज़्यादा होती है, तो यहाँ आपको पे एक गिलड़ निकलता है। हाँ, नहीं, उनके जिस्म में भी जो है ये इस तरह फैट्स की बहुत, निकलते तो आप बताइए इसके लिए क्या है? जी बिल्कुल, जो फैट्स को जो नुकसानदेह नहीं है, फैट्स हैं, चर्बी है, यानी पूरे जिस्म पे निकल रही हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये एक बूटी आती है, कुटकी। कुटकी? कुटकी जैसे इसको- छुटकी होती है ना, वैसे कुटकी है। अभी हम कुटकी पे बात करते हैं, कॉलर ले लेती हूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, गिरा। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ?
मैं मारिया बात कर रही हूँ खानवाल से। हाँ जी मारिया, कैसी हैं आप? सलाम खाने वालों को कहिए। मेरे ना चेहरे के मसाम खुल गए हैं और ना थोड़ी सी पिगमेंटेशन हो रही है। अच्छा, तो कैसे खुल गए, क्या किया था? कुछ भी नहीं, बस बीमार रही थी, मेडिसिन यूज की तो उसके बाद ना पोर्स कंप्लेक्शन भी ओपन डार्क हो गई। अच्छा ठीक है, राइट। तो पिगमेंटेशन है और आपके पोर्स ओपन हो गए हैं। अभी हम पूछते हैं शाह हाँ जी, साहब से। पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बस लाइट सी नोज पे यहाँ है और पर पोर्स खुल गए। अच्छा, नोज पर है पिगमेंटेशन, ओके, झाई का निशान है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एंड जी शाह साहब। जी बिल्कुल, जैसे ओपन पोर्स हो रहे हों और साथ में पिगमेंटेशन भी हो रही हो, इन दोनों के लिए ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगी और जो पिगमेंटेशन है उसको ख़त्म करने में बहुत मदद देती है। ठीक है। तो इसमें टोटली 4 चीज़ें आपने लेनी है। खजूर की गुठलियाँ लेनी है। ओके खजूर की गुठलियाँ आपने लेनी है 100 ग्राम। ओके। उसमें 50 ग्राम जौ का आटा मिला लें और उसमें 10 ग्राम हल्दी मिला लें। दोबारा बता दें। 100 ग्राम आपने लेना है खजूर की गुठलियाँ, ठीक है। 50 ग्राम उसमें जौ का आटा और इसमें 20 ग्राम हल्दी साबुत वाली, Right. इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें और फिर जितना लगाना हो उतना उसमें से दूध में उसका पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगा लें। 10-15 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। ये महीना 40 दिन आप इस तरह ये अमल कर लें, इंशाल्लाह ये मिनिमाइज हो जाएंगे ओपन पोर्स आपके और ये जो छाई बन रही है ये भी साफ होना शुरू हो ठीक है जाएगी। जी, तो आपने इसको ट्राई करना है। रेमेडीज़ यहाँ मौजूद हैं, शाह साहब आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रेमेडीज़ शेयर कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले फ़ैट बर्निंग ऑयल, वो शाह साहब ने बताया था, टाइम हुआ तो मैं रिपीट कर दूंगी, वरना आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी शाह साहब, नेक्स्ट बॉडी की रेमेडी। गुठलियों को खत्म करने के लिए अपने मैं गुठलियों अभी पे हाथ कॉलर ना शामिल लगाएं। करती हूँ, रेमेडी हो जाए जी, पहले। जी गुठलियों पे हाथ ना लगाएं और आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला 2 महीने में आस्ते आस्ते गुठलियाँ खत्म हो जाएंगी। ठीक है। इसमें आपने लेनी है पहली चीज़, ये कुटकी है। ओके ये इसका पाउडर है। ओके इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। कुटकी 50 कुटकी। ग्राम। और इसको कोड़ भी कहते हैं, कोड़। पंजाब में यहाँ पे ठीक कोड़ है। कहा जाता है। कोड़ या कुटकी 50 ग्राम। 50 ग्राम चिरायता लेना है आपने, 1 नंबर चिरायता। 1 नंबर चरायता। जी हाँ, ये आपने 50 ग्राम 50 ये ग्राम इसका कुटकी, पाउडर है। 50 ग्राम चरायता, 50 ग्राम। इन दोनों को मिला लें, ठीक है। पाउडर बना लें। ऐसे एक ही मशीन में डाल के भी इसको आप पाउडर बना ओके। सकते हैं। और आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, खाने से राइट। पहले पानी के साथ। ठीक है। चाय वाली आधी चम्मच, ये दिन दोनों- में 2 ये मरतबा आपने पानी इस- से। और गुठलियों पे हाथ ना लगाएं। ये 2-2.5 महीना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते गुठलियाँ खत्म हो जाएंगी। राइट। और उसके साथ साथ आप ये फैट बर्निंग ऑयल भी यूज़ करते रहेंगे तो वो भी इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा आपको इफेक्ट उसका मिलेगा। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन है हमारे साथ? शौकत इकबाल जी, थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए स्टूडियो में, कहिए क्या कहना चाहेंगे। जी, मुझे ज़रा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अच्छी काफ़ी काम की बातें बताई जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लिहाजा मैं रिटायर्ड आदमी हूँ तो बाद बहुत टाइम मिल जाता है तो देख लेते हैं, घर में बैठे इंसान। आजकल तो कहीं आना जाना नहीं कोरोना की वजह से। चलें, बिल्कुल आप लोग सजेशंस भी दिया करें। क्या अभी क्या पूछना चाहेंगे? आखिर में मैं दवाइयाँ बहुत खा रहा हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ मैं। ओके एंजियोप्लास्टी वगैरह मेरा हुआ हुआ है तो ज़बान बहुत खुश्क रहती है, बार बार पानी पीना पड़ता है। अच्छा, और आपको जायका खाने का अभी जायका नहीं आता। जायका नहीं आता। राइट। नाक बंद हो, गले में रेशा तो नहीं आता आपको? और बलगम की कैसे बहुत रहती है। अच्छा, आपको नाक बंद या रेशा आता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है? हाँ, रेशा निकलता है, रक्त गिरता रहता है। अच्छा, और आपने कहा बदहजमी की भी कंप्लेन रहती है आपको? बदहजमी की तो कंप्लेन नहीं है, अल्लाह शुक्र वो सही है। बस हाथ पैर में अगर हड्डियाँ वगैरह का जो है कैल्शियम की बहुत कमी है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हम पूछते हैं शाह साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। ओके, राइट राइट। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन है? जी जी। मैं उस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से। हाँ जी, कहिए। अभी वो बच्चा ना 3.25 साल का हो गया तो लेकिन वो अभी तक बातें नहीं करता, बस मामा पापा 1-2 चीज का नाम लेता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई मसला नहीं। तो हकीम साहब से बताएं कि कोई है इसका इलाज, कोई बातें करने लग जाए। और ये पूछना है मैंने कि क्या छोटे बच्चे को सिंगाड़े का पाउडर दूध में मिला के दे सकते हैं?
अच्छा ठीक है, ओके, हम पूछ लेते हैं। बहुत वैसे कुछ थेरेपीज़ होती हैं, लैंग्वेज थेरेपीज़ होती हैं जो कराई जाती हैं ऐसे बच्चों के लिए, और फिर उससे ज़्यादा ये कि अब तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी सीख के अपने बच्चे से इस तरह से बात कर सकती हैं। एंड ये जो आपने प्रॉब्लम बताया, इस पर इंशाल्लाह हम कुछ प्रॉपर डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन अभी शाह साहब आप बाकायदा थेरेपीज़ होती है देखिए, ना? इसकी थेरेपी होती है, और दूसरा ये है कि जो मेडिकेशंस हैं आप छोटे बच्चों को ज्यादा इस्तेमाल ना कराएं, हाँ। सेल्फ मेडिकेशंस ना करें। ठीक है, उन्होंने कहा आप बच्चों को सिंघाड़े का knowledge को पाउडर। दिखा दें। सिंघाड़े का पाउडर आप एक चुटकी एक गिलास दूध में डाल के दे सकते हैं, ठीक है। एक चुटकी से ज्यादा ना दें। हाँ। और दूसरा, उसे स्वीट पोटैटो दें, शकरकंदी उसको खिलाएं। अच्छा हेल्दी भी होगा, तकड़ा भी हो जाएगा, और उसके अंदर कुव्वत मुदाफियत भी बढ़ती जाएगी। राइट जनाब, ओके जी, रेमेडी। दूसरी चीज ये है कि जो वेरिगोन्स वेन्स हो जाते हैं, रगों का गुच्छा बन जाता है, पाँव में खिंचाव भी महसूस होता है, और उसमें जलन भी महसूस होती है, पेन भी महसूस होता है, दर्द भी होता है, ये ज़्यादातर ख़वातीन में होती है, आजकल मर्दों में भी हो रही होती है। उसमें टोटली 2 चीज़ें आपने लेनी है। ये है तुरबुत सफ़ेद, तुरबुत सफ़ेद, तुरबुत सफ़ेद, ये ओके। उसका साबुत है, ये इसका पाउडर है। ओके। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है, और ये है सुम्बलू, ठीक है, ये ले लीजिए। जी हाँ, हाँ, सुम्बलू, राइट, ये भी लेना है आपने इसी में। जी हाँ, तुरबुत, सुम्बलू और तुरबुत सफ़ेद, ओके, ये दोनों आपने 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर लें, राइट, और इस तरीके से बड़े कप में डाल, ठीक है, मिक्स करके आपने इसकी भी आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात खाने के बाद, सादा पानी के साथ कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें इंशाल्लाह। ये जो वेरिगोन्स वेन्स का मसला है, रगों का गुच्छा बन जाता है टांगों में, ये खत्म हो जाता है इससे। ओके, इंटरेस्टिंग, राइट। अच्छा शाह साहब, अभी कॉलर जो थे उन्होंने पूछा ज़बान का जायका नहीं है, रेशा नहीं है, क्विकली उनको भी आंसर कर दें और उसके बाद फिर देखिए, लास्ट उनके लिए 2 बूटियां आप ले लें, एक तुख्मे सपिस्तान, तुख्मे सपिस्तान और तुख्मे खत्मी, इसका कहवा बनाकर पिएं, यानी आधी आधी चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, कहवा बना लें, एक टाइम रोजाना पिएं, 2-4 दिन 5 दिन पी लें, इंशाल्लाह ताला बलगम रेशा भी खत्म हो जाएगा, मुंह का जायका भी बेहतर हो जाएगा। ओके, और इसी से बदहजमी का आपका इशू भी इंशाल्लाह सॉल्व होगा। शाह साहब, वक्त बिल्कुल कम है, ख़त्म हो गया बल्कि। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। शाह साहब बातें रेमेडीज शेयर करते हैं, मैं इंशाल्लाह कल आपसे मिलूंगी और फिर मज़ीद आपसे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ देखना रहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।